शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण के जो भी मॉड्यूल्स चल रहे हैं उन मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी आपको मिली होगी। हो सकता है आपके पास ना उपलब्ध हो, लेकिन हमारे पास उपलब्ध है। तो मैं चाहता हूं उन मॉड्यूल्स पे जो आपके बेस से जो प्रश्न बनते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी आवश्यकता है, उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, उनको हम लोग अच्छे से आत्मसात कर लें, उनको अच्छे से समझ लें और उन पे जो प्रश्नावली बन रही हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पर जो बेस है उसको अच्छे से हम लोग समझते हुए चलते हैं आगे। और इन पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको भी हम लोग इन वीडियोस में कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वॉल्यूम 1 है जो आपका मॉड्यूल 1, 2, 3 कवर करता है। तो इस मॉड्यूल के माध्यम से मैं आपको इसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं और जो आपसे पूछी जा सकती है, अगर कोई बाहर की टीम आती है, आपके एसआरजी, एआरपी, वीओ, खंड शिक्षा अधिकारी या आपके जिला स्तर की टीम कोई आती है और आपसे जो बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि प्रशिक्षण तो सभी ने ले लिया है, सर्टिफिकेट सभी के आ चुके हैं, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। ये आपका कंटिन्यू जब तक कि हम लोग अपने मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को 2022 तक कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। और उम्मीद है मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को बढ़ाने की, हो सकता है डेट भी बढ़े, क्योंकि जब से लागू हुआ है तब से लगातार कोविड के कारण हमारे स्कूल बंद चल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक कि मिशन प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया जाएगा और उन लक्ष्य को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो इन मॉड्यूल्स के माध्यम से होगा। तो इन मॉड्यूल्स पे बात करना, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इन मॉड्यूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इनके मुख्य बिंदुओं को आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट में कुछ चीज़ें लाए हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि व्हाट इज़ द निष्ठा। निष्ठा है क्या आखिर? तो यहाँ से ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं निष्ठा की, तो आज ये दोस्तों देख लेते हैं निष्ठा की जो फुल फॉर्म होती है वो आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि निष्ठा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो निष्ठा की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। कहने का मतलब है जो आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, यानी कि आपके हेडमास्टर हैं, और जो शिक्षक हैं उनकी समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, ये इसका हिंदी का मतलब है। आप इसको अंग्रेजी में निष्ठा से आपका हो गया नेशनल, आई से हो गया इनिशिएटिव, एस से हो गया स्कूल, एस से हो गया हेड, टी से हो गया टीचर, एच से हो गया होलिस्टिक, ए से हो गया एडवांसमेंट। तो इस तरीके से आप इसका एक ये फुल फॉर्म है, इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ऑलरेडी हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, जैसे संस्थाएं हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण संस्थान हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं शिक्षा पे काम करने के लिए। तो फिर इस नई निष्ठा की ट्रेनिंग की या इन मॉड्यूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जबकि आपको पता है एनसीईआरटी जो है या एनसीटीई, ये लगातार शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देते रहते हैं और इनके माध्यम से ही हम लोग नई नई रणनीतियों के माध्यम से नई नई ट्रेनिंग, नए नए पाठ्यक्रम, नई नई चीज़ें को लागू करते रहते हैं। और अभी नई शिक्षा नीति का भी अभी 2020 में आगाज़ कर दिया गया है। तो इन सब के बावजूद भी आखिर निष्ठा ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पर बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको क्यों बनाया गया, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसको कैसे धरातल पर लाया जाएगा, इसका क्या मकसद है, क्या फ्यूचर रहेगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे इन वीडियोज़ में। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ निष्ठा के पहले मॉड्यूल से, जिसमें आपका मॉड्यूल 1 रहेगा, जो हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के लिए ट्रेनिंग ले ली है। तो उस ट्रेनिंग को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। पाठचर्या केंद्रीय शिक्षा साथ सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा, ये इसका पहला मॉड्यूल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के निष्ठा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी हमारा है, जिसको हम लोग जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो आपका 1 सितंबर
1961 से लागू हुआ था और इसका मुख्यालय इसका जो ऑफिस है वो है नई दिल्ली में। इसको हम लोग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। तो ये जो संस्था होती है ये हमेशा जो है आपके जितने भी सरकारी या प्राइवेट जितने भी स्कूल होते हैं और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ये अपने रिसर्च करते रहते हैं कि कौन से प्रशिक्षण करवाए जाने चाहिए टीचर्स को, कौन कौन से पाठ्यक्रम लागू करने चाहिए, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। तो इस पे ये हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा एक 2017 में कक्षा 3, 5 और 8 के संबंध में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसके तहत विद्यार्थियों के घटते उपलब्धि स्तर सामने आए। यह सर्वेक्षण विद्यार्थियों में दक्षता निरूपता पर केंद्रित थी, यानी कि आपको विद्यालय स्तर से लेके बीआरसी, एनपीआरसी और जिला स्तर तक की बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीचर्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग पहले से भी दी जा रही थी, लेकिन उनका धरातल स्तर पे बच्चों में लर्निंग आउटकम ना आ पाना मुख्य उद्देश्य इसका था कि बच्चे जो टीचर सीख के जाते हैं वो धरातल पे उतार नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता था ट्रेनिंग से स्कूल तक पहुंचने में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निष्ठा ट्रेनिंग को लॉन्च किया गया एनसीईआरटी के माध्यम से। एमएचआरडी विभाग ने इसको ऑल इंडिया के लागू करने से पहले आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि इसको सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया। तो इसको सबसे पहले त्रिपुरा में राज्य है त्रिपुरा में इसको सबसे पहले लागू किया गया और उसके बाद फिर ये ऑल इंडिया में लागू किया जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निष्ठा सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया। तो निष्ठा सबसे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया था। और आपको बता दूं निष्ठा जो है वो 42 लाख, ये ऐसी पहली ट्रेनिंग है जो 42 लाख जो है अध्यापकों के लिए एक साथ बहुत ही मैसिव यानी बहुत ही बड़ी मात्रा में एक साथ प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसका ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहत। तो यहाँ पे कुछ हमने एनसीईआरटी और एनसीटीई के बारे में भी बता रखा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो एनसीईआरटी है, ठीक है, इसके जो निदेशक हैं प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति हैं और आपका एनसीटीई जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षा परिषद, ये आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन होता है। यानी कि जो टीचर्स के लिए कोर्स बनाए जाते हैं, जो बुक्स बनाई जाती हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो सारा इस संस्था के द्वारा देखा जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 17 अगस्त 1995 को नई दिल्ली में हुई थी और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं विनीत जोशी। थोड़ा सा हम लोगों को अपडेट रहना चाहिए ताकि हमें इस तरह की जानकारी भी होना चाहिए कि एनसीटीई के इस समय अध्यक्ष जो है विनीत जोशी जी हैं और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुई थी। इसके बाद 2 संस्थाएं हमारे पास और हैं, सीबीएसई और आईसीएसई। सीबीएसई को हम लोग जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। इसके बाद आता है आईसीएसई, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये आपका जो है, अब इन दोनों में अंतर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सीबीएसई और आईसीएसई में अंतर क्या होता है। जो सीबीएसई होता है वो एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, गवर्नमेंट एक संस्था है, और जो आईसीएसई होती है ये एक तरीके की प्राइवेट संस्था होती है। अब दोनों में अंतर ये है कि जब सीबीएसई आपकी सरकारी संस्था है तो ऑब्वियसली बात है जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं, सरकारी एग्ज़ाम जैसे सिविल सर्विसेज ले लीजिए, पीएमटी ले लीजिए, आईआईटी JEE ले लीजिए, तो इस तरीके जितने भी सरकारी कंपटीशंस होते हैं उनमें इस बोर्ड से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा तैयारी करने के लिए जाता है तो उसको जो है ये फोकस करना पड़ता है कि कौन सा बोर्ड प्रिफ़र करे। गार्जियन को भी प्रिफ़र करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको इंडिया में रह के ही सरकारी कंपनियों में ही या सरकारी संस्थाओं में ही बच्चे को जॉब
के लिए प्रेफर करना है, तैयार करना है, तो बेहतर रहेगा उसको सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से एजुकेशन देना। अब दूसरा बात आता है कि आईसीएसई की क्या ज़रूरत है फिर। तो आईसीएसई की ज़रूरत पड़ती है तब जब हम अपने बच्चों को फॉरेन यानी कि एब्रॉड कंट्रीज़ में स्टडी के लिए भेजना चाहते हैं। एब्रॉड कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी तैयारी करने के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं आईसीएसई बोर्ड का, जैसे GMAT है, GRE है, TOEFL है। तो ये कुछ एग्ज़ाम है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हम लोग PMT, सिविल सर्विसेज, IAS PCS के बारे में तो जानते हैं, इन एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। जैसे अब पहला एग्ज़ाम है आपका GMT। तो ये जो GMT होता है, ये होता है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, एक तरह का टेस्ट होता है जो विदेश में जाके अपने बच्चे को, जैसे हम BBA या MBA की डिग्री दिलवाना चाहते हैं, बिजनेस के वे में हम अगर अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं तो कुछ जगहों पे इस तरीके का एग्ज़ाम होता है, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद ही आपके बच्चे का वहाँ पे एडमिशन होगा। दूसरा है आपका GRE। तो जो GRE होता है वो होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। GRE को ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस बोलते हैं। GRE इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट इज़ एन एडमिशंस रिक्वायर्ड फॉर द मैनी ग्रेजुएट स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में जो ग्रेजुएट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एडमिशन्स के लिए इसकी रिक्वायर्ड होती है। और इसको जो शुरुआत किया था ये 1936 में कार्नेजी फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, एडवांसमेंट ऑफ द टीचिंग के माध्यम से। तो अगर आपका बच्चा कनाडा या यूनाइटेड स्टेट जाना चाहता है, वहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो ये एग्ज़ाम उसको कंडक्ट करवाना पड़ेगा। इसके बाद एक तीसरा एग्ज़ाम आता है TOEFL, जिसको हम लोग टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। अगर विदेश बच्चा जाता है तो वहाँ पे उसके लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के लिए, उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। उसके बाद ही आपके बच्चे का फॉरेन में स्टडी के लिए एग्ज़ाम देने के बाद ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो ऐसी स्टडी अगर आपका बच्चा करना चाहते हैं जिसको फॉरेन जाने का उद्देश्य है, तो आईसीएसई बोर्ड उसके लिए बेहतर रहता है। तो ये दोनों बोर्ड्स में अंतर था। आईसीएसई हम विदेशी कह सकते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, तो एक इनके जो बुक्स में इनका जो कंटेंट होता है वो इस तरह से लिया गया है कि फॉरेन के वोकैब्स को, उनके शब्दों को, उनके भावों को ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जबकि सीबीएसई बोर्ड हमारे जो है इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आपका जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, CPMT से लेके AIMPT और सिविल सर्विसेज, IIT, JEE, इन सभी को माइंड में रख के अपने आप को ये अपने कोर्सेज़ को डेवलप करते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा विशेषताएँ हैं। इस मॉड्यूल जो इनका पैकेज है, उनकी जो विशेषताएँ हैं उन पर अगर हम लोग बात कर लें तो विषय और शिक्षण शास्त्र का एकीकरण करेगा ये। सामाजिक सरोकार, लक्ष्य समूहों के रूप में शिक्षक को मोटिवेट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। विद्यालय प्रमुखों को मोटिवेट किया जाएगा। शिक्षक कार्यकर्ताओं में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाएगा। तो ये इनकी विशेषताएं रहेंगी। और इसका जो निर्माण किया है वो NCERT ने किया है। MHRD इसको लागू करा रहा है पूरे इंडिया में। और जब इसका निर्माण किया गया था उस समय इसमें 12 मॉड्यूल थे। इसकी ट्रेनिंग आपकी BRC के माध्यम से या न्याय पंचायत स्तर पे होनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये ट्रेनिंग अब आपकी ऑनलाइन दीक्षा ऐप पे की जा रही है। तो जब दीक्षा ऐप पे इसको कराया गया तो इसमें मॉड्यूल अब आपके हो गए हैं 18। तो इसके पहले 3 मॉड्यूल आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं अभी 31 अक्टूबर तक। अब आगे के 3 मॉड्यूल 4, 5 और 6 हम लोग कंप्लीट करेंगे 15 नवंबर तक। तो अब हम लोग इस भाग में बात करेंगे प्रथम मॉड्यूल की, जो है समावेशी शिक्षा, कक्षा और पाठचर्या, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे 2 कोटेशंस दिए हुए हैं इस मॉड्यूल में, बहुत महत्वपूर्ण, उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे कोटेशन है। पहला है, बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचें, ना कि ये कि क्या सोचें। कि बच्चों को आप जैसे मैथ में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो और समस्याओं को सॉल्व कर सके। ठीक उसी तरीके से हमें उनके शिक्षा
और सिखाने का जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद अपने आप से सीख सकें। तो ये मार्गरेट मीड के द्वारा कहा गया एक कोट है। दूसरा है, यदि कुछ बच्चे हमारे सिखाने के तरीके से नहीं सीख सकते हैं तो शायद हमें उन्हें उनके सिखाने के तरीके से सिखाना चाहिए। ये इग्नासियो एस्ट्राडा द्वारा कहा गया है। अब इस मॉड्यूल में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इस मॉड्यूल में आपको इनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इनके जो मॉड्यूल में जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको 2 चीज़ें मुख्यतः ध्यान देनी होगी। शिक्षा शास्त्रीय नीति और रूपरेखाओं को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो इस पे बात करेंगे वो होगा NEP, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इन 2 पे हम लोग बात करेंगे और इस पे जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इसमें प्रश्न बनता है, तो पहला तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम कब लागू हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम 1968 में लागू हुई थी और दूसरी 1986 में लागू हो गई। ठीक है, इससे पहले अभी जब 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020। तो अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब कब लागू हुई। दूसरा यहाँ पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो पैटर्न थे। ठीक है, जो पहले 1986 वाला पैटर्न था वो 10+2+3 ये पैटर्न फॉलो कर रहा था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की वो हमारा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 5+3+3+4। तो यहाँ पे इन दोनों पैटर्न को हमें विस्तार से समझना चाहिए कि यहाँ पे इस पैटर्न में क्या है। तो हालांकि ये वाला तो पैटर्न सभी लोग जानते हैं, ये वाला भी पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। अंतर क्या है इसमें ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो ये तो था 10 ईयर की एजुकेशन थी, यानी कि 1 to 10 हो जाता था। उसके बाद जो 2 होता था वो 11 and 12 हो जाता था, और जो 3 ईयर रहता था वो आपका ग्रेजुएशन का हो जाता था या BSc या BCom हो जाता था 3 साल का। तो ये आपका पूरा 10+2+3 हमारा 1986 की जो NEP थी उसके तहत चल रहा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। लेकिन जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें जो हमारा पैटर्न बनाया गया है वो बनाया गया है 5+3+3+4। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जो फाउंडेशन स्टेज होगी ये आपकी जो है फाउंडेशन स्टेज जो होगी वो आपकी 3 साल की रहेगी। 3 ईयर आपके रहेंगे प्री स्कूल में, या जिसको हम लोग कह सकते हैं आंगनवाड़ी में। तो ये 3 ईयर्स रहेंगे। ये हमारे KG चलता है, KG LKG UKG, वो एजुकेशन प्राप्त करेगा खेल खेल के माध्यम से। और उसके बाद आपका जो है वो आपका इसी में रहेगा 1 and 2 प्राइमरी की 2 क्लास ये कवर करेगा। तो यहां से बच्चा जो है, देखिए अब आपकी एज जो बच्चे की होगी, कवर एज हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 साल से स्टार्ट करेगा और 5 साल इधर पढ़ेगा। तो 5 3 8, यानी कि बच्चा आपका हो गया 8 साल का। और जो क्लास कवर करेगा वो आपका 1 and 2 क्लास कवर करेगा इस फाउंडेशन स्टेज में। तो आपका जो क्लास कवर हो रहा है वो 1 और 2 कवर हो रहा है, और जो एज कवर हो रही है वो 3 से 8 कवर हो रही है इस फाउंडेशन स्टेज में। अब दूसरा आता है 3 वाले 5+3+3+4, ये पैटर्न है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। अब जो 3 वाला स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज ये आपका जो है प्रीपरेटरी स्टेज आपका जो है ये क्लास कवर करेगा 3 से 5। ये क्लास आपका 3 से 5 कवर करेगा।
और जो एज हो जाएगी बच्चे की, तो एज ये कवर करेगा आपकी 8 से 11 साल। तो आपका बच्चा अब 11 साल का हो गया और किस क्लास में पहुंच गया? 5th में पहुंच गया, यानी कि 5th पास हो गया। सेम वही चल रहा है, केवल यहाँ पे 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूलिंग बढ़ी है आंगनवाड़ी की, जिसको अब एजुकेशन में ऐड किया गया है। अब इसके बाद आपका 3 ईयर का ये पैटर्न आएगा। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टेज। इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल स्टेज। तो इसमें जो मिडिल स्टेज में क्या होता था, क्लास आपकी जो कवर होती है, तो क्लास कवर होगी 6 से 8 और एज आपके बच्चे की कवर हो जाएगी, एज आपके बच्चे की 11 साल का बच्चा आया था, तो 11 से ये 14 ईयर का, यानी कि 14 साल का बच्चा आपका हो जाएगा। अब आपका चौथा पोर्शन है, यानी कि चौथा भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। तो अब हमारा बच्चा आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज में। तो सेकेंडरी स्टेज में जिसको हम लोग 4 ईयर का दिखाएंगे, तो अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्टेज इसको बोलेंगे। तो सेकेंडरी स्टेज में 2 चीज़ें कवर करेंगे, आप देख सकते हैं, ये 10th वाला पोर्शन हो जाएगा और ये 12th वाला पोर्शन हो जाएगा। इसमें आपका 9 to 10 हो जाएगा और इसमें आपका 11 to 12 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके बच्चे की जो उम्र हो जाएगी वो आप इसमें 14 में 4 जोड़ दीजिए, तो ये आपका 14 से करीब 18 साल का बच्चा, 18-19 साल का बच्चा आपका हो जाएगा। तो आप इसको 14 से 18 मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो पूरा पैटर्न है एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका ये सिस्टम रहेगा। तो इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके बाद फिर आपका पाठ्यचर्या, और इसके बाद आपका पाठ्यचर्या के बाद पाठ्यक्रम। तो ये एक पूरा जो है क्रम है जिसके तहत हम लोग जो लर्निंग आउटकम है वहाँ तक पहुँचेंगे। और उसके बाद फिर पाठ्यक्रम के बाद फिर पाठ्य पुस्तकें, और इसके बाद फिर आएगा शिक्षक सहायक सामग्री, जिसको हम लोग TLM बोलते हैं। और इसके बाद आएगा हमारा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम मतलब सीखने के प्रतिफल, और ये शिक्षक सहायक सामग्री TLM। तो ये एक पूरी इस तरीके से ये आपका डाउनवर्ड में चलेगा। इसको रखिएगा ध्यान में, क्योंकि ये आपसे इस पे एक्टिविटी में भी पूछा गया था और आपके एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बारे में।